everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So once again, today in this video, we are going to continue your 11th chapter of class 12 history book, that is Rebels and the Raj. So this video is part 3rd of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अवध इन रिवॉल्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि इम्पॉर्टेंट टाउन्स में 1857 के रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। सो टॉपिक नंबर 2 में हम लोग एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टाउन 1857 के रिवॉल्ट का एक मेजर सेंटर बन चुका था। सो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में अवध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अवध में जिस तरीके से 1857 का रिवॉल्ट होता है एंड ऐसे क्या कारण थे, ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से अवध इस रिवॉल्ट का एक मेजर सेंटर बन जाता है एंड अवध में ये रिवॉल्ट बहुत ही लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक नंबर 2 में खासकर अवध में जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, सो उसके बारे में फोकस किया गया है। सो नाउ टॉपिक नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक नंबर 2 का जो पहला सब टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। सो 1851 में उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, सो उनके द्वारा अवध के किंगडम को डिस्क्राइब किया गया है एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। सो चेरी यहाँ पे बेसिकली अवध किंगडम को कहा गया है एंड इनटू आवर माउथ से यहाँ पे मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। सो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये कहा गया है कि जो अवध किंगडम है वो एक ऐसी चेरी की तरह है जो एक ना एक दिन हमारे माउथ में ज़रूर आएगा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज़रूर आएगा। एंड इसके 5 साल बाद यानी कि 1856 में ही ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑफिशियली यानी कि फॉर्मली अवध के किंगडम को एनेक्स कर लिया जाता है एंड अवध के किंगडम को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लिया जाता है। सो इस टॉपिक में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से अवध को एनेक्स कर लेते हैं ऑफिशियली एंड अवध को किस तरीके से वो अपने ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लेते हैं। सो उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें सब्सिडियरी अलायंस को समझना पड़ेगा। सो सब्सिडियरी अलायंस एक ऐसा सिस्टम था जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1798 में। सो आखिर सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या है? सो अगर कोई भी जो इंडियन रूलर है वो ब्रिटिशर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडियरी अलायंस को साइन करता है, सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है, देन उसके बाद वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एलाई बन जाते हैं, यानी कि उनके एक दोस्त बन जाते हैं एंड फिर उस राजा को कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहला है, सो अगर कोई भी जो इंडियन रूलर है, किसी भी किंगडम का जो रूलर है, अगर वो ब्रिटिशर्स के सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है देन उसके बाद ये ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एलाई यानी कि जो उनका फ्रेंडली किंगडम है, जो उनका जो फ्रेंडली किंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर। यानी कि अगर उस पर्टिकुलर किंगडम के ऊपर एक्सटर्नली दूसरे किसी किंगडम के राजा के द्वारा अटैक किया जाता है, सो अब ये ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस किंगडम को फुल प्रोटेक्शन देगा, ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी। यानी कि अगर उस राजा के खिलाफ उन्हीं के जो सब्जेक्ट्स है, जो प्रजा है, अगर वो रिवॉल्ट कर देते हैं, अगर उस पर्टिकुलर किंगडम में सिविल वार अराइज हो जाता है, उस पर्टिकुलर किंगडम के जो तालुकदार से जो चीफ है अगर वो अपने ही राजा के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं, सो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में भी जो ब्रिटिशर्स है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सो वो उस पर्टिकुलर राजा को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उनके पावर को प्रोटेक्ट करेगा। सो ये एक पहला टर्म एंड कंडीशन था इस सब्सिडियरी अलायंस का। ना जो सेकंड टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि अब वो जो पर्टिकुलर टेरिटरी है, जिस टेरिटरी के रूलर ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है, सो उसको अपना जो खुद का मिलिट्री ग्रुप है उसको डिसबैंड करना पड़ेगा एंड जो ब्रिटिश का आर्म कंटिजेंट है यानी कि ब्रिटिशर्स का जो आर्मी ग्रुप है, सो उसको अपने किंगडम में स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ना जो थर्ड कंडीशन है, सो उसमें ये कहा गया कि इस कंटिजेंट यानी कि ये जो आर्मी ग्रुप है, ये जो मिलिट्री ग्रुप है ब्रिटिशर्स का, सो इसको मेंटेन करने में जो भी खर्चा होगा, सो ये सारे ही खर्चे उस राजा के द्वारा ही उठाया जाएगा। जो भी रिसोर्सेज, जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा इन सारे मिलिट्री ग्रुप्स को मेंटेन करने के लिए, सो ये सब कुछ पर्टिकुलर राजा के द्वारा ही उठाया जाएगा। फोर्थ कंडीशन ये रखा गया कि अब वो जो राजा है अगर उसको दूसरे किंगडम के राजा के साथ कोई भी एग्रीमेंट करना है,
या फिर दूसरे किसी किंगडम में वार करना है, युद्ध करना है। सो अब ये सारे ही जो डिसीजन है सो वो ब्रिटिशर्स के परमिशन के द्वारा ही लिया जाएगा। सो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी जो राजा है अगर वो सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है देन उसका जो खुद का ऑटोनॉमी था, उसके पास जो खुद का पावर था, जो अथॉरिटी था, सो वो अब छीन जाएगा। उनको हर एक जो डिसीजन है अब वो ब्रिटिशर्स के परमिशन से ही लेना पड़ेगा। एंड जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि अब एक रेजिडेंट बेसिकली गवर्नर जनरल के रिप्रेजेंटेटिव को कहा गया है। सो जो भी फ्रेंडली किंगडम है जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है, सो उस किंगडम के कोर्ट में यानी कि राज दरबार में अब गवर्नर जनरल का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। एंड वो हर एक डिसीजन को देखेगा कि राजा किस तरीके से गवर्न कर रहा है, क्या कुछ डिसीजन ले रहा है, एंड फिर उस रेजिडेंट के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर राजा को डिसीजन लेना होगा। सो सब्सिडियरी अलायंस में ये सारे ही टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए। सो अगर कोई भी जो इंडियन रूलर है अगर वो सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है देन उनको ये सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था जिसके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरे ही इंडिया को कॉन्क्वेयर कर रहा था, पूरे ही इंडिया में अपने पावर को स्टेबलाइज कर रहा था, अपने अथॉरिटी को स्टेबलाइज कर रहा था। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कंट्रोल करते थे, बट कई सारे ऐसे प्रोविंसेस भी थे जो कि प्रिंसली स्टेट होते थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे। सो सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाता था कि वो इनडायरेक्टली उन सारे प्रिंसली स्टेट के ऊपर रूल करे। सो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी ही इंडिया को कॉन्क्वेयर कर लिया था, पूरे ही इंडिया में अपने अथॉरिटी को स्टेबलाइज कर लिया था। सो विद दिस हम लोगों ने सब्सिडियरी अलायंस के बारे में डिस्कस कर लिया। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर अवध को किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया गया। सो अवध में भी ये जो सब्सिडियरी अलायंस था इसको इम्पोज किया गया। सो अवध का कॉन्क्वेस्ट का जो प्रोसेस था वो एकदम से नहीं हुआ बल्कि स्टेजेस में हुआ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अवध को कॉन्क्वेयर किया गया। सो एज आई हैव सेड कि सब्सिडियरी अलायंस अवध में इम्पोज किया गया था 1801 में। सो अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस अवध के जो नवाब थे सो उनको सबसे पहले तो अपना जो मिलिट्री फोर्स है उसको डिसबैंड करना पड़ा। एंड उसके बाद उन्हें अलाउ करना पड़ा ब्रिटिशर्स के मिलिट्री फोर्स को अपने किंगडम में। अब जो ब्रिटिश ट्रूप्स है वो उनके किंगडम में रहेंगे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही साथ अब अवध के नवाब को एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने कोर्ट में रखना पड़ा। एंड जो भी वो काम करते थे वो उस रेजिडेंट के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करते थे। सो सब्सिडियरी अलायंस की इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने की वजह से नवाब का अपने खुद के आर्मी फोर्स के ऊपर जो कंट्रोल था सो अब वो हट जाता है। नवाब का अपने आर्मी फोर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। एंड इस वजह से नवाब ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम। सो अपने ही किंगडम में इवन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी नवाब अब ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एंड अब नवाब के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहता है जिसके थ्रू अब वो अपने ही किंगडम के जो रेबेलियस चीफ एंड जो तालुकदार से उसके ऊपर अपने कंट्रोल को एजर्ट कर सके, कंट्रोल को मेंटेन कर सके। सो अवध किंगडम में काफ़ी सारे रेबेलियस यानी कि काफ़ी सारे विद्रोही चीफ एंड तालुकदार्स भी होते थे जो कि नवाब के पोजीशन को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। सो अब नवाब चाहकर भी इन सारे रेबेलियस चीफ एंड तालुकदार्स के ऊपर अपने कंट्रोल को एजर्ट यानी कि मेंटेन नहीं कर पाते थे। सो विद दिस हम लोगों ने डिस्कस किया कि अवध में किस तरीके से सब्सिडियरी अलायंस को इम्पोज किया गया। ना नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से अवध किंगडम को एनेक्स किया गया। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के साथ सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया जिसके थ्रू अब जो अवध किंगडम था सो वो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक फ्रेंडली किंगडम बन चुका था। बट फिर भी ऐसा क्या रीज़न होता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑफिशियली अवध के किंगडम को एनेक्स ही कर लिया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। सो ब्रिटिशर्स पहले अवध के किंगडम को कंट्रोल करना नहीं चाहते थे, वो इनडायरेक्टली ही रूल करना चाहते थे। बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का अवध के किंगडम के ऊपर कुछ रीजंस की वजह से इंटरेस्ट आने लगा। एंड फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग अवध को ऑफिशियली कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे, यानी कि ऑफिशियली उसको एनेक्स कर लेंगे। सो नाउ अब हम लोग उन सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अवध का जो सॉइल है, जो लैंड है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। एंड अवध में इंडिगो एंड कॉटन का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, इंडिगो एंड कॉटन का बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि उनके द्वारा ये देखा गया कि अवध जिस रीजन में लोकेटेड है सो वो एक बहुत ही आइडियल लोकेशन है, वो एक बहुत ही अच्छा जगह है। एंड अवध का जो रीजन है सो उसको हम लोग अपर इंडिया में एक प्रिंसिपल मार्केट में भी डेवलप कर सकते हैं। एंड तीसरा रीज़न ये है कि अर्ली 1850s तक
इंडिया में जितने भी मेजर एरियाज थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, सो ब्रिटिशर्स के द्वारा उन सारे ही इंपॉर्टेंट एरियाज को कॉन्क्वेर कर लिया गया था, जैसे कि द मराठा लैंड्स, द द्वाब, द कार्नेटिक रीजन, पंजाब एंड बंगाल। सो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन थे या फिर जो एरियाज थे इंडिया में, सो ब्रिटिशर्स ने अर्ली 1850s तक इन सारी एरियाज को कॉन्क्वेर कर लिया था। सो अब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सोचा गया कि अगर हम लोग 1856 में अवध को कॉन्क्वेर कर लेते हैं, अवध को एनेक्स कर लेते हैं, देन हमारा जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने बंगाल को कॉन्क्वेस्ट करके किया था ऑलमोस्ट आ सेंचुरी अर्लियर। सो बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही ब्रिटिशर्स का ये जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन का प्रोसेस था इसकी शुरुआत हुई थी। सालों के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कॉन्क्वेर कर लिया गया था। सिर्फ और सिर्फ अवध ही एक ऐसा किंगडम था जिस किंगडम के ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। सो इसी वजह से 1856 में अवध को कॉन्क्वेर कर लिया जाता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.1 कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.2, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। सो इस टॉपिक में हमें अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाब वजीद अली शाह, सो उनके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रखा है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कई सारे ऐसे इंडिया में एरियाज एंड प्रिंसिपैलिटीज थे जिनको एनेक्स कर लिया गया था, जिनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। सो इन सारे एरियाज एंड प्रिंसिपैलिटीज में रहने वाले जो लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे लॉर्ड डलहौजी के एनेक्सेशन की वजह से। बट जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के किंगडम को एनेक्स कर लिया गया, सो अवध के किंगडम में रहने वाले जो लोग थे, सो उनके मन में जो डिससेटिस्फैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन अदर एरियाज और प्रिंसिपैलिटीज। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि उस टाइम पीरियड के दौरान अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाब वजीद अली शाह, सो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नवाब वजीद अली शाह को डीथ्रोन किया गया, यानी कि उनको उनके राजगद्दी से हटाया गया और उनको कलकत्ता भेज दिया गया, इस रीज़न के साथ कि जो नवाब वजीद अली शाह है वो अपने किंगडम को अच्छी तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे। सो मिस गवर्नमेंट का एक रीज़न दिया गया एंड इस रीज़न की वजह से नवाब वजीद अली शाह को उनके किंगडम से बाहर निकाल दिया गया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा था कि जो नवाब वजीद अली शाह है सो वो एक बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर रूलर है, यानी कि अवध के जो सिटीजन्स है वो अपने राजा को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। सो नवाब वजीद अली शाह एक बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर रूलर है, बट ऐसा नहीं था। अवध के जो लोग थे वे लोग अपने नवाब को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। एंड जब नवाब वजीद अली शाह लखनऊ को छोड़ के कलकत्ता जा रहे थे, सो उस दौरान उनके कई सारे फॉलोअर्स थे जो कि उनको फॉलो करते करते कानपुर पहुंच गए थे उनको अलविदा कहने के लिए, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमन। एंड उनके सारे ही फॉलोअर्स उनके लिए बहुत ही सैड वाला गाना गा रहे थे, अपने शोक को, अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग्स गा रहे थे। So the widespread sense of grief and the loss of Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. So उस टाइम पीरियड के दौरान लोगों के मन में जो दुख था कि उनके जो फेवरेट नवाब है जिनसे वो इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, सो उनको निकाल दिया गया अवध से। सो जब नवाब अपने किंगडम को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, अवध को छोड़ के कलकत्ता जा रहे थे, सो उस दौरान लोगों के मन में जो दुख था, जो तकलीफ था, सो वो उस टाइम पीरियड के कई सारे ऑब्जर्वर्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। जैसे कि एक ऐसे राइटर थे, उनके द्वारा ये लिखा गया था दैट द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। यानी कि जिस तरीके से एक बॉडी में से लाइफ चला जाता है, देन वो जो बॉडी है वो लाइफलेस बन जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से अवध जो टाउन है, सो जब इस टाउन में से नवाब वजीद अली शाह चले गए, सो ये जो टाउन है सो ये लाइफलेस बन चुका था। सो नवाब वजीद अली शाह अवध किंगडम के लाइफ की तरह थे। सो जब नवाब वजीद अली शाह अपने किंगडम को छोड़ के चले गए, देन इस वजह से जो अवध का किंगडम है सो वो लाइफलेस हो गया। सो इस तरीके से उस टाइम पीरियड के दौरान जो राइटर्स थे वो अपने दुखों को एक्सप्रेस कर रहे थे, ऐसे पोएम्स लिख के, सॉन्ग्स लिख के। साथ ही साथ एक फॉक सॉन्ग को भी गाया जा रहा था अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री। सो इस तरीके से लोग अपने दुखों को एक्सप्रेस कर रहे थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब नवाब को उनके किंगडम से, उनके राज्य से रिमूव कर दिया गया, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, सो इस वजह से नवाब का जो कोर्ट था, यानी कि उनका जो राज दरबार था, एंड उनके राज दरबार में जिस कल्चर को फॉलो किया जाता था, सो सब कुछ खत्म हो गया था। एंड ऐसे कई सारे पीपल थे जो कि उनकी कोर्ट से रिलेटेड थे, जैसे कि नवाब के म्यूजिशियन, डांसर, पोएट, आर्टिशियंस, कुक्स, रिटर्नर्स जिसका मतलब होता है सर्वेंट, एंड इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, सो ये सब लोग एक ही पल बेरोजगार हो चुके थे। उनका जो लाइवलीहुड था, उनका जो रोजगार था, सो वो उनसे छिन गया था, क्योंकि ये सारे ही लोग नवाब के लिए ही काम करते थे, नवाब के कोर्ट में काम करते थे। सो जब अब नवाब को ही उनके किंगडम से हटा दिया गया, सो ये सारे जो लोग थे, सो इनका भी काम खत्म हो चुका था, एंड एक ही टाइम में ये सारे ही लोग बेरोजगार हो चुके थे। सो इस वजह से भी लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोध भी था, एंड इसी का रीज़न निकलता है 1857 का रिवॉल्ट।
सो विद दिस टॉपिक नंबर 2.2 भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.3 फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ आवर वर्ल्ड। सो इस टॉपिक में हम लोग अवध में फिरंगियों का जो राज था यानी कि ब्रिटिशर्स का जो डायरेक्ट कंट्रोल था, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को फॉर्मली यानी कि ऑफिशियली कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया, सो इसकी वजह से ना सिर्फ जो नवाब वजीद अली शाह थे एंड जो कॉमन पीपल थे वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, बल्कि साथ ही साथ उस किंगडम के जो प्रिंस, जो तालुकदार, जो पीजन एंड इवन जो सिपाहीज थे वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। सो अलग अलग तरीकों से लोगों के द्वारा ये कहा गया कि फिरंगियों का जो राज है अवध के ऊपर, सो इस वजह से हमारा जो खुद का दुनिया था, हमारा जो वर्ल्ड था, सो वो खत्म हो चुका है। हम लोग जिन सारी चीज़ों को वैल्यू देते थे, हम लोग जिन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते थे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता था, सो अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। सो नाउ अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अवध को कॉन्क्वेस्ट करने की वजह से तालुकदार, पीजन एंड सिपाहीज को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े एंड ये लोग इतना ज़्यादा दुखी क्यों थे। सो सबसे पहले हम लोग तालुकदार्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को कंट्रोल कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, सो ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ अवध के जो नवाब थे उनको उनके पोजीशन से डिस्प्लेस किया था, बल्कि साथ ही साथ उन सारे एरिया में रहने वाले जो तालुकदार्स थे, सो उनको भी डिस्पोजेस कर दिया था। जिसका मतलब ये होता है कि तालुकदार्स के पास अपने एरियाज में जो राइट था, जो पावर था, सो राइट वो पावर भी उनसे छीन लिया गया था। सो जिस तरीके से बंगाल में जमींदार होते थे, सिमिलरली उसी तरीके से अवध के रीजन में तालुकदार्स होते थे, जिनके पास भी कई सारे लैंड्स होते थे। सो अवध का जो कंट्री साइड था, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरियाज। सो अवध के कंट्री साइड में हमें कई सारे तालुकदार्स के स्टेट्स एंड फोर्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि तालुकदार्स के कई सारे लैंड्स एंड कई सारे किले देखने को मिलते हैं। एंड बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से ये सारे तालुकदार्स अवध के कंट्री साइड के लैंड्स एंड पावर को कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तालुकदार्स अवध के कंट्री साइड में अपने आर्म रिटेनर्स को भी मेंटेन करके रखते थे, यानी कि उनके पास उनका खुद का आर्मी ग्रुप होता था। वे लोग कंट्री साइड में काफ़ी सारे फोर्ट्स यानी कि काफ़ी सारे किले को भी बनवाते थे, और साथ ही साथ कंट्री साइड में उनके पास ऑटोनॉमी होता था, यानी कि उनके पास रूल करने का पावर होता था, अथॉरिटी होता था। एंड ये तब तक ही होता था जब तक जो तालुकदार्स हैं सो वो नवाब के सुजरनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जब तक वो ये मानते हैं कि हम लोग नवाब के अंडर में ही हैं, जब तक वो लोग नवाब की अथॉरिटी को रिकग्नाइज करते हैं, सो तब तक तालुकदार्स के पास ये सारे पावर्स होते थे। एंड साथ ही साथ जब तक जो तालुकदार है वो अपने एरिया ऑफ लैंड में जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, सो उस रेवेन्यू के कलेक्शन को नवाब को पे कर रहे हैं, सो तब तक नवाब के द्वारा तालुकदार्स को परमिशन दिया जाता था, राइट दिया जाता था, या फिर पावर दिया जाता था कि आप लोग कंट्री साइड के ऊपर रूल कर सकते हो। सो अवध के कंट्री साइड में जो बिगर तालुकदार्स होते थे, सो उनके पास लगभग 12,000 फुट सोल्जर्स होते थे, एंड जो छोटे छोटे तालुकदार्स होते थे, सो उनके पास लगभग 200 तक फुट सोल्जर्स होते थे। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ तालुकदार्स। तो तालुकदार्स का जो पोजीशन था अवध के कंट्री साइड में, सो किस तरीके से तालुकदार्स को उनके पोजीशन से हटाया जाता है। सो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को ऑफिशियली कॉन्क्वेयर कर लिया जाता है, एंड जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये देखा जाता है कि अवध के कंट्री साइड में तालुकदार्स के पास काफ़ी सारे पावर्स है, सो ब्रिटिशर्स उस पावर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। सो जैसे ही अवध को कॉन्क्वेस्ट किया जाता है, अवध को एनेक्स किया जाता है, सबसे पहले तो तालुकदार्स को डिसआर्म किया जाता है, यानी कि तालुकदार्स के पास जो पावर्स थे या फिर तालुकदार्स के पास जितने सारे वेपन्स थे, सो उन सारी चीज़ों को छीन लिया जाता है, उन सारी चीज़ों को डिस्पैंड कर दिया जाता है। एंड तालुकदार्स के जो फोर्ट्स थे, जो किले थे, जो कि उन्होंने कंट्री साइड में बनाए थे, सो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ना नेक्स्ट हमें समरी सेटलमेंट के बारे में बता रखा है। सो समरी सेटलमेंट की वजह से तालुकदार का जो पोजीशन था वो इवन और ज्यादा खराब हो चुका था। सो समरी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स का एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, जिस पॉलिसी को उन्होंने अवध को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद अवध में इम्पोज किया था। सो एज आई सेड कि इस रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से अवध में तालुकदार्स का जो पोजीशन था, जो अथॉरिटी था, यानी कि जो पावर था, वो और भी ज्यादा कम हो गया। सो 1856 में जब ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को एनेक्स कर लिया गया, सो ब्रिटिशर्स ने अवध में समरी सेटलमेंट के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इम्पोज किया। सो समरी सेटलमेंट का ये जो लैंड रेवेन्यू का पॉलिसी था, सो वो इस एजप्शन के ऊपर बेस्ड था कि अवध के कंट्री साइड में रहने वाले जितने भी तालुकदार से, सो वो इंटरलोपर्स है। दैट मीन्स कि उनके पास जितना भी लैंड है, सो उन सारे लैंड के ऊपर उनका खुद का परमानेंट कंट्रोल नहीं है। ये सारे जो तालुकदार से, सो उन्होंने इतने सारे एरिया ऑफ लैंड को फोर्स के द्वारा और फ्रॉड के द्वारा, यानी कि धोखाधड़ी करके फोर्सफुली एनेक्स करके रखा है। इन सारे लैंड्स के ऊपर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है, खुद का राइट नहीं है। सो समरी सेटलमेंट में ये पॉलिसी बनाया गया कि जितने भी तालुकदार से इन द कंट्री साइड ऑफ अवध, सो तालुकदार्स का जो पोजीशन है कंट्री साइड में, सो उस पोजीशन से हमें तालुकदार्स को रिमूव करना है। सो इन द प्री ब्रिटिश टाइम, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तालुकदार्स का लगभग अवध के 67% विलेजेस के ऊपर कंट्रोल होता था।
बट समरी सेटलमेंट के बाद ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो नंबर था, ये जो परसेंटेज था, सो ये कम होकर 38% हो गया। सो अब तालुकदार्स का सिर्फ और सिर्फ 38% जो विलेजेस है, सो उनके ऊपर ही उनका सिर्फ कंट्रोल रहता है। एंड समरी सेटलमेंट की वजह से खासकर सदन अवध में जो तालुकदार्स थे, सो उनको इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। सो पहले जितना भी विलेजेस वो लोग ओन करते थे, जितने सारे विलेजेस के ऊपर उनका कंट्रोल होता था, सो समरी सेटलमेंट की वजह से वो जो नंबर था वो आधे से भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। सो अब तालुकदार्स का बहुत ही कम विलेजेस के ऊपर कंट्रोल रहता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द रीजन फॉर न्यू सेटलमेंट। सो आखिर ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध के किंगडम में न्यू सेटलमेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सो पहला रीजन ये है कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये लगा कि अगर हम लोग अवध में तालुकदार्स का जो पोजीशन है, सो अगर हम लोग तालुकदार्स को उस पोजीशन से रिमूव कर देते हैं, देन इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली सॉइल के जो एक्चुअल ओनर है, यानी कि जो पीजेंट्स है जो कि एक्चुअली उस लैंड को ओन करते हैं, सो उनके साथ हम लोग डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू को सेटल कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली उनके ऊपर टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। सो ये था पहला रीजन। सेकंड रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर हम लोग डायरेक्टली पीजेंट्स के साथ ही लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को कर लेते हैं, देन इसके थ्रू पीजेंट्स के ऊपर तालुकदार्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, सो वो एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड रीजन ये है कि डायरेक्ट रेवेन्यू सेटलमेंट से ब्रिटिशर्स का जो रेवेन्यू रिटर्न है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो रेवेन्यू है अब उन्हें तालुकदार्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। सो इन तीनों रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध में एक न्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी प्लान किया गया था, जो भी सोचा गया था कि अगर हम लोग समरी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन अवध में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बट ये एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं होता है। सो ब्रिटिशर्स का जो रेवेन्यू फ्लो था वो तो इंक्रीज होता है, बट इसकी वजह से पीजेंट्स का जो रेवेन्यू डिमांड का बर्डन था वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। वो कम नहीं होता है, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि ऑफिशियल्स के द्वारा ये देखा गया कि अवध में ऐसे लार्ज एरियाज है जिन सारे एरियाज को हेविली ओवर एसेस्ट किया गया है। यानी कि जब भी ब्रिटिशर्स किसी भी लैंड के ऊपर टैक्स को लगाते थे, देन वो चेक करते थे कि उस लैंड में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है एंड जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका मार्केट में कैसा प्राइस है। सो ये सब कुछ चेक करने के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा टैक्स को लगाया जाता था। सो अवध में से कई सारे लैंड्स थे जिन सारे लैंड्स को ओवर एसेस्ट किया गया था, यानी कि किसी भी लैंड का जितना प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, सो उससे ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के ऑफिशियल्स के द्वारा लिखा गया था। सो इस वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा भी इन सारे पर्टिकुलर लैंड के ऊपर ज़्यादा टैक्स को इम्पोज किया गया। जितना प्रोडक्शन हो सकता है इस लैंड में, सो उससे ज़्यादा ही टैक्स को इम्पोज किया गया। सो इस वजह से पीजेंट्स का जो रेवेन्यू डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आप लोगों को नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। सो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लैंड में 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर 20 रुपीज़ का टैक्स लगाया गया। सो ये गलत इन्फॉर्मेशन आ गया था कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है इसमें 100 नहीं बल्कि 200 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के द्वारा 40 रुपीज़ का टैक्स लगाया गया, बट एक्चुअल में 100 रुपीज़ का ही प्रोडक्शन होता था। सो इस वजह से पीजेंट्स के ऊपर टैक्स का जो बर्डन था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ना कि डिक्लाइन हुआ। एंड कुछ कुछ प्लेसेस में इवन ये जो रेवेन्यू डिमांड था, सो ये लगभग 30 to 70% तक इंक्रीज किया गया। सो इन सारे रीजंस की वजह से ही जब ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को एनेक्स कर लिया जाता है, देन इसकी वजह से ना ही अवध में रहने वाले जो तालुकदार्स थे और ना ही अवध में रहने वाले जो पीजेंट्स थे वो लोग खुश थे। सो इसी वजह से हर एक लोगों के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया जाता है एंड अवध एक मेजर सेंटर बन जाता है इस रिवॉल्ट का। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द रिलेशन बिटवीन पीजन एंड तालुकदार्स। सो पीजन्स का अपने तालुकदार्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता था, सो उसके बारे में हमें नेक्स्ट बता रखा है। सो इन द प्री ब्रिटिश टाइम्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले पीजन्स के एंड तालुकदार्स के बीच में जो टाइज था, यानी कि जो रिलेशनशिप था, सो वो लॉयलिटी वाला था एंड पैट्रोनेज वाला था। यानी कि कई बार तालुकदार्स के द्वारा पीजन्स को पैट्रोनेज प्रोवाइड किया जाता था, लोन दिया जाता था, एंड इसके बदले में जो पीजन्स होते थे, सो वो लोग भी अपने तालुकदार्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते थे। सो जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि बंगाल के जो जमींदार थे वे लोग थोड़े बहुत ऑप्रेसिव होते थे, सिमिलरली उसी तरीके से अवध में जो तालुकदार्स थे वो भी ऑप्रेसिव होते थे। बट कई बार अगर जरूरत पड़ता था देन वो पीजन्स के जनरस फादर फिगर के रूप में भी अपीयर होते थे। सो भले ही तालुकदार्स के द्वारा पीजन्स के ऊपर वैरायटी ऑफ ड्यूज लगाया जाता था, यानी कि अलग अलग तरीके के टैक्स को डिमांड किया जाता था, बट जब जरूरत पड़ता था देन तालुकदार्स इवन पीजन्स का जो दुख है सो उसको भी समझते थे, पीजन्स की जो मजबूरी है सो उसको भी समझते थे। एंड कई बार तालुकदार्स के द्वारा पीजन्स को लोन अमाउंट भी दिया जाता था, अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता था, खासकर फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड के दौरान। सो तालुकदार्स बुरे होते थे, बट अगर जरूरत पड़ता था देन कई बार वो पीजन्स की हेल्प भी करते थे। बट जब तालुकदार्स को उनके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया गया देन इसकी वजह से जो पूरा ही सोशल ऑर्डर था वो एकदम बिखर चुका था। एंड इन सब की वजह से पीजन्स के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि अब जो पीजन्स थे सो पीजन्स के ऊपर डायरेक्टली जो रेवेन्यू डिमांड है उसको इम्पोज किया जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होता था। एंड साथ ही साथ
कलेक्शन का जो मेथड था वो भी बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल था, यानी कि कोई भी सिचुएशन होता था, कुछ भी होता था, ब्रिटिशर्स जितना भी टैक्स लगाया गया है सो पूरा ही टैक्स को कलेक्ट करते थे। तालुकदार्स के जाने के बाद अब जो पीजेंट्स है उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर हार्डशिप का टाइम आता है, अगर हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाता है या फिर हमारा जो क्रॉप्स है सो वो फेल हो जाता है, देन इस वजह से जो हमारे ऊपर रेवेन्यू डिमांड लगाया गया है वो कम हो जाएगा या फिर कलेक्शन का जो डेट है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाएगा। सो तालुकदार कई बार इन सारे प्रॉब्लम्स को समझते थे। अगर क्रॉप फेल हो जाता था देन वो रेवेन्यू डिमांड को घटा देते थे एंड कलेक्शन के डेट को पोस्टपोन कर देते थे। बट ब्रिटिशर्स ये सब कुछ करने के लिए रेडी नहीं थे एंड साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा अब लोन भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा पीजेंट्स को फेस्टिवल्स के टाइम में। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो तालुकदार्स होते थे वो फेस्टिवल के टाइम में पीजेंट्स को छूट देते थे, पीजेंट्स को लोन प्रोवाइड किया करते थे। बट ब्रिटिशर्स को पीजेंट्स के फेस्टिवल से कोई भी लेना देना नहीं था एंड ब्रिटिशर्स ये सब कुछ पीजेंट्स के साथ नहीं करने वाले थे। सो इस वजह से पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो हमने देखा कि अवध को कॉन्क्वेस्ट करने की वजह से ना सिर्फ अवध के जो नवाब थे एंड जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बल्कि साथ ही साथ इवन जो तालुकदार्स एंड जो पीजेंट्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एंड इन सारी रीजंस की वजह से ही जब अवध के एरियाज में 1857 का रिवॉल्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। सबसे लंबे टाइम तक अवध में ही 1857 का रिवॉल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले ना सिर्फ जो ऑर्डिनरी पीपल एंड जो सिपाहीज थे वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, बल्कि साथ ही साथ जो तालुकदार्स एंड जो पीजेंट्स थे सो वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। एंड इवन कई सारे ऐसे तालुकदार्स थे जो कि अवध के नवाब के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। सो जब नवाब की जो वाइफ थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, सो जब उनके द्वारा 1857 की रिवॉल्ट को लड़ा जा रहा था सो कई सारे तालुकदार्स उनको ज्वाइन करते हैं लखनऊ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। एंड जब बेगम हजरत महल का डिफीट हो जाता है सो डिफीट होने के बाद भी कई सारे तालुकदार्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में नवाब के बारे में, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बारे में, तालुकदार्स के बारे में एंड पीजेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े उनके बारे में डिस्कस कर लिया। सो नाउ फाइनली अब हम लोग सिपाहीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अवध में रहने वाले जो सिपाहीज थे उनको क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किस तरीके से म्यूटिनी को लॉन्च करते हैं, सो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिपाहीज एंड व्हाइट ऑफिसर्स। सो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे उनका और जो इंडियन सिपाहीज थे सो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था। सो सिपाहीज एंड उनके सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स के बीच में जो रिलेशनशिप था सो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द ईयर्स प्रेसिडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। सो 1857 के रिवॉल्ट से पहले इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था सो उसमें हमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलता है। सो 1820 के डिकेड में जो व्हाइट ऑफिसर्स थे यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे सो उनका सिपाहीज के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप था। सिपाहीज का जो लेजर एक्टिविटीज़ होता था, फ्री टाइम में वो लोग जिस भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे सो उन सारे एक्टिविटीज़ में व्हाइट ऑफिसर्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाता था। जैसे कि व्हाइट ऑफिसर्स सिपाहीज के साथ रेसलिंग मैचेस करते थे, कुश्ती लड़ते थे। साथ ही साथ व्हाइट ऑफिसर्स सिपाहीज के साथ डिबेट वगैरह करते रहते थे, उनके साथ इधर उधर जाते रहते थे। कई सारे ऐसे व्हाइट ऑफिसर्स थे जो कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट थे एंड वो लोग इंडिया के कस्टम एंड कल्चर से भी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे। सो इस वजह से सिपाहीज को ऐसा नहीं लगता था कि वो लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं एंड सिपाहीज बहुत ही ज़्यादा लॉयली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते थे। बट जैसे ही 1840s का डिकेड आता है सो वैसे ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप था सो ये चेंज होने लगता है। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे सो अब वो अपने सुपेरिटी को शो कर रहे थे, यानी कि अब वो दर्शा रहे थे कि हम लोग तुमसे ज़्यादा सुपीरियर है, तुमसे ज़्यादा ऊंचे स्टेटस के हैं एंड तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इनफेरियर हो, तुम्हारा जो रेस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, तुम बहुत ही ज़्यादा नीचे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तुम हम लोग के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो, हम लोग के साथ इतना फ्रेंडली किस तरीके से बिहेव कर सकते हो। सो ऐसा हमें कुछ रिलेशनशिप में चेंज देखने को मिलता है। एंड इन सब के अलावा अब्यूज़ एंड फिजिकल वायलेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका था, यानी कि व्हाइट ऑफिसर्स के द्वारा इंडियन सिपाहीज को गाली गलौज भी दिया जाता था एंड कभी कभार उनके ऊपर फिजिकल वायलेंस भी किया जाता था, यानी कि उनको मारा पीटा भी जाता था। सो इस वजह से सिपाहीज एंड उनके ऑफिसर्स के बीच में जो डिस्टेंस था, जो दूरी था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले जो ट्रस्ट किया जाता था एक दूसरे के ऊपर सो ये जो ट्रस्ट था वो सस्पिशन यानी कि शक में बदल गया। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सिपाहीज इस बात के ऊपर बिलीव कर रहे थे कि ये जो न्यू कार्टरेजेस है सो इसके ऊपर सच में काउ एंड पिग के फैट का इस्तेमाल किया गया है कोटिंग करने के लिए। ना नेक्स्ट हमें बता रखे अबाउट द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। सो अवध में रहने वाले जो पीजेंट्स थे एंड अवध के ही जो सिपाहीज थे सो उनके बीच में कैसा कनेक्शन वगैरह था उसके बारे में नेक्स्ट हमें बता रखा है। सो बंगाल आर्मी, सो ब्रिटिशर्स के आर्मी को ही बंगाल आर्मी कहा जाता था। सो बंगाल आर्मी में ज़्यादातर जो सिपाहीज थे
सो वो अवध के विलेजेस या फिर ईस्टर्न यूपी के विलेजेस से ही रिक्रूट किया जाता था। एंड ये सारे जो सिपाहीज होते थे वो ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। एंड अवध को इवन नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी भी कहा जाता था। सो 1856-57 में अवध में जो कुछ भी हो रहा था, सो इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो सिपॉयज लाइन में जा रहा था। सिपॉयज के जो फैमिलीज थे उनके साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसा ट्रीट किया जा रहा था, सिपॉयज की फैमिलीज को क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। सो ये सारा ही जो इन्फॉर्मेशन है ये सिपॉय लाइन्स में जाता था। सिपॉय जिन सारी जगहों पे रहते थे, जिन सारी जगहों पे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे, सो ये सारा ही जो इन्फॉर्मेशन है अवध का वो उन तक पहुंचता था। एंड बदले में सिपॉयज के मन में जो न्यू कार्टरेजेस को लेकर डर था, साथ ही साथ उनको छुट्टी नहीं मिलता था, छुट्टी का जो शिकायत था, एंड किस तरीके से व्हाइट ऑफिसर्स के द्वारा उनके ऊपर मिसबिहेव किया जाता था। सो ये जो कंप्लेन है, एंड साथ ही साथ रेशियल अब्यूज किया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर किया जाता था, फिजिकल वायलेंस होता था। सो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन विलेजेस में वापस जाते थे। सो विलेजेस का जो इन्फॉर्मेशन है, विलेजेस में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सो वो सारा इन्फॉर्मेशन सिपॉयज तक पहुंचता था। एंड सिपॉयज के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सो वो सारा इन्फॉर्मेशन विलेजेस में पहुंचता था। एंड जब अवध में रहने वाले विलेजर्स ने ये देखा कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, सो इस वजह से अवध के विलेजेस में रहने वाले जो कल्टिवेटर्स, पीजन्स, तालुकदार्स एंड इवन जो कॉमन पीपल थे, एंड सिपॉय लाइन्स में रहने वाले जो सिपॉयज थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, सो दोनों के ही मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा नफरत भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। एंड इसी का रिजल्ट निकलता है 1857 का रिवॉल्ट। सो जो सिपॉयज थे, सो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को डिफाई करते हैं, यानी कि उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, उनको ओबे करने से इनकार कर देते हैं। एंड इंडियन सिपॉयज के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में आर्म्ड रेबेलियन किया जाता है, म्यूटिनी को लॉन्च किया जाता है। एंड ये जो म्यूटिनी था, सो ये म्यूटिनी विलेजेस में रहने वाले जो विलेजर्स थे, सो उनके द्वारा भी ज्वाइन किया जाता है। सो एज अ रिजल्ट हर तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि टाउन्स में रहने वाले जो पीजन्स थे, सो वो लोग सोल्जर्स को ज्वाइन करते हैं, टाउन्स में रहने वाले जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो लोग सोल्जर्स को ज्वाइन करते हैं। एंड ये जो म्यूटिनी था, धीरे धीरे ये एक रेबेलियन बन जाता है, क्योंकि कॉमन पीपल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। सो इस तरीके से अवध में हमें रिवॉल्ट देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने अवध के बारे में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो आई होप कि आपको सेकंड टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू, ताकि उनको भी इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. So now see you also in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel, and thanks for watching my video.